मान्यवर, आरक्षण के लिए नेहरू जी के उद्गार अंत में मैं बताऊंगा, परंतु ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 1955 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। मान्यवर, इसका रिपोर्ट कहां है? दोनों सदन के रिकॉर्ड पर मैंने ढूंढा, कहीं नहीं, बुला दिया गया। क्यों? क्योंकि ओबीसी को आरक्षण मिलता था। बैठिए 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 ना, मैं प्रक्रिया बताता हूं। अर्ध सत्य नहीं बोलता हूं भाई, एक सेकंड। छिपा कैसे सकते हो? छिपा कैसे सकते हो? बाबा साहब आंबेडकर का संविधान है, देश में लोकतंत्र है, कैसे छिपाओगे? मान्यवर, कोई भी रिपोर्ट आता है, कोई भी रिपोर्ट आता है, अरे सुनो, अब कोई भी रिपोर्ट आता है उसको कैबिनेट के सामने रखना पड़ता है, फिर इस पर कार्यवाही जो की उसकी रिपोर्ट के साथ संसद के सामने रखना है। सही कह रहे हैं, उन्होंने संसद में लाने की जगह पुस्तकालय में रख दिया। ओबीसी का आरक्षण इन्होंने लाइब्रेरी में रख दिया। और मान्यवर, अगर काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट स्वीकार कर लिए होते तो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट की जरूरत ना पड़ती। मंडल कमीशन का रिपोर्ट कमीशन ही इसलिए बनाया गया क्योंकि काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट स्वीकारा नहीं, और 80 में मंडल कमीशन का भी रिपोर्ट आ गया, किसी ने इसका अमल नहीं किया। अमल कब हुआ? जब 90 में इनकी सरकार गई तब अमल हुआ। और मान्यवर, तब तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 90 में, अरे सुनिए मान्यवर, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को जब स्वीकार किया गया, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे श्रीमान राजीव गांधी। मैंने राजीव गांधी जी के सभी भाषणों को खंगाला। सबसे लंबा भाषण मंडल कमीशन के रिपोर्ट के विरोध करने के लिए किया है। और इन्होंने कहा पिछड़ों को आरक्षण देने से इस देश में योग्यता का अभाव हो जाएगा। अब ये तो आपके विचार है। मान्यवर, राजीव गांधी की स्पीच भी, श्री राजीव गांधी की स्पीच भी लोकसभा के रिकॉर्ड पर पड़ी है। लाइब्रेरी में आप जाते हैं, लोकसभा की स्पीच निकलवा कर नहीं पढ़ते। जयराम जी, पढ़ लीजिए एक बार। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया मान्यवर? ओबीसी कमीशन को नरेंद्र मोदी जी ने मान्यता दी, पिछड़ा वर्ग का सम्मान किया, नेट, नीट, जेई, उसमें ओबीसी का आरक्षण किया। और इन्होंने क्या किया? अभी भी ये तो सब नेहरू जी, इंदिरा जी और अब भी चलता रहता है। एक इन्होंने क्या किया? झूठ बोलना शुरू किया कि हम आरक्षण बढ़ा देंगे, आरक्षण बढ़ा देंगे, आरक्षण बढ़ाना चाहिए, आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ा। ये क्यों बढ़ाना है मैं बताना चाहता हूं। मान्यवर, झूठ नहीं, असत्य, झूठ की जगह असत्य। चलिए मान्यवर, आपने भी करेक्ट किया, खड़गे जी की बात को स्वीकार कर लेता हूं। उन्होंने झूठ नहीं बोला, वो सत्य से परे बोले हैं, वो नहीं बोलना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण करने की वकालत की। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है, धर्म के आधार पर आरक्षण। ये गैर संवैधानिक है मान्यवर। संविधान सभा की कोई भी डिबेट आरक्षण के प्रावधान करने वाले आर्टिकल की पढ़ लीजिए, इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण पिछड़ापन के आधार पर
मान्यवर, मगर दोनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता है क्योंकि 50% की सीमा है। वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मान्य धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। इस संविधान विरोधी मान्यवर, मैं अब अरे दिया है। मान्यवर, इससे तो ये बच जाएंगे, मगर मैं रिकॉर्ड पर से कुछ कोट अनकोट कहना चाहता हूं जो संविधान सभा की चर्चा का रिकॉर्ड है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, मैं ये देखकर सचमुच आश्चर्यचकित हूं कि नियुक्ति में आरक्षण के सिद्धांत को कितनी देर तक ले जा रहा है, मतलब कितना बढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल अच्छा है। ऐसा लगता है कि मुदलियार और ब्राह्मणों के सिवा लगभग सभी जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर देंगे। मान्यवर, सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए इनके विचार थे। मैं इस बात से चिंतित हूं कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए जिस तरह से बहुत सारी जातियां और समूहों के आरक्षण के प्रस्ताव आते हैं, यह बहुत बुरी प्रवृत्ति है। इससे सरकारी कामकाज और आम तौर पर विकास और सार्वजनिक जीवन में गिरावट आएगी। मान्यवर, ये इनके विचार है, आज तक नहीं बदले, यही विचार है। मगर अभी जोर से बोलना, एक शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर सकता, आगे गलती हो गई थी। मान्यवर, हमारे संविधान के डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भाग 4 के अनुच्छेद 44 में एक एंट्री है जो कॉमन सिविल कोड की यूसीसी की बात करती है। क्योंकि हमारे संविधान का फैब्रिक पंथ निरपेक्ष है, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए, इसका हमारा संविधान पक्षधर है। मान्यवर, ये यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्प पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने, अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए। मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा शरिया लागू करिए।
क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ, और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। आर्टिकल 14 और 15 का ये भंग है। अंबेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं। वो कहते हैं कौन रोकता है? हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं? सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। आज तक नहीं मिला, वो भी कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण ने की नीति थी। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब
मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। मान्यवर, मान्यवर 370 पर कई बार चर्चा हुई है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। सब जानते हैं कि एक टेम्पररी प्रोविजन को अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में 70 साल तक कांग्रेस ने खिलाने का काम किया और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़। और मान्यवर क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? 35,000 पंचायत के सदस्य आजादी के बाद पहली बार चुनकर आए। 2 करोड़ 11 लाख एक वर्ष में पर्यटक आए। पत्थरबाजी शून्य हो गई। आतंकवादी घटना 92% कम हो गई। एरिया डोमिनेशन बढ़ा। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में रात्रि का शो चल रहा है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला। पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल और वाल्मीकि को आरक्षण मिला और घाटी के हर घर पर हर घर तिरंगा अभियान भी चला। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुई। लाल चौक पर तिरंगा शान से फहरता है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज आज चिनाब नदी पर बन रहा है। सबसे बड़ी लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल फिर पंजाल में बनी और निर्यात रैंकिंग में अपना कश्मीर सभी यूटी में नंबर 1 पर निर्यात में आया। मान्यवर 80,000 करोड़ पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित, घाटी से भगाए गए विस्थापित और पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित को 80,000 करोड़ दिया और 1,19,000 करोड़ का निवेश आज आ गए। मान्यवर 370 के रहते 70 साल में 12,000 करोड़ का निवेश आया था। अब 5 साल के अंदर 1,19,000 करोड़ का निवेश। G20 के डेलीगेट्स भी वहां गए। अमरनाथ यात्रा में 4.5 लाख यात्रियों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की और कुपवाड़ा के शारदा देवी मंदिर में 600 वर्ष के बाद पहली बार दीपावली मनाने का काम। मान्यवर ये कहते हैं 370 हटाने से क्या हुआ? मैं बताता हूं, आपकी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो गई है। तुष्टीकरण बंद हो गई।